जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तमाम उन बच्चों के लिए जिनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज है, जो सूंघ के ये बता देते हैं कि ये क्लास लाइव चल रही है या फिर रिकॉर्डिंग, उनके लिए डेट डाल देते हैं। आज एक तो प्यारे दोस्तों बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार को जो है गुरुवार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु में यहाँ पे छोटा वो आएगा, ये अपने आप में वर्तनी है। इसको थर्सडे भी कहते हैं। और आज की जो डेट है, जैसे कि प्राइमरी टीचर डाला करते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से हालांकि हम पढ़ा तो रहे हैं 4200 पे ग्रेड के लिए, लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो अभी प्राइमरी में ही है। मानसिक लेवल जो बुद्धि है उनकी वो प्राइमरी की है, और वो 10/8/2023 चल रहा है। ठीक है, और टॉपिक का नाम हम डाल देते हैं। एक तो पेज हम यही रखा करेंगे, पहला पेज तो इसी का रखेंगे, पेज नंबर 1 रोज का, ताकि 10-15 बच्चे, ठीक है, जो घर वालों ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं वो कम से कम पढ़ पाए। पहला पेज तो रोज का आपके बैच का ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पेज रहेगा आपका टॉपिक का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। टॉपिक क्या है? अन्य भारतीय हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो ये मैं आया है, यहाँ पे हमने अनुस्वार का प्रयोग क्यों नहीं किया। अगर यहाँ कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाता, यहाँ व्यंजन वर्ण अगर होता, तब हम यहाँ प्यारे दोस्तों इस मैं के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते। ये भी लॉजिक है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहा है जो मेरा आता है आज यहाँ। ठीक है, तो 9:30 वाली क्लास में लूंगा। मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से आपकी पैड कोर्स की भी क्लासें ले पा रहा था, लेकिन आज मैं क्लास लूंगा यूट्यूब पर 9:30 बजे, जिसमें वाच्य टॉपिक है, जिसके 100% आज हम करेंगे। तो यूट्यूब के जितने मेरे सेशन हैं आज से मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थोड़ा मौसम इस तरह से है, बहुत सारी क्लासें होती है कंटिन्यू। ठीक है, नोट्स की रही बात, जितने भी नोट्स मुझे देने हैं वो मैं इस सैटरडे संडे को आपके बैच में सारे एक एक चीजों को खुद चेक करके, यहाँ की टॉपिक भी अपडेट कराने हैं। 1-2 टॉपिक ऐसा है जो पुरानी क्लास का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो टॉपिक अपडेट और साथ के साथ जितने पीडीएफ, क्लास नोट्स, पेरेंट्स नोट्स, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मैं इस सैटरडे संडे आपके बैच में मेंशन करा दूंगा। खुद चेक कर लूंगा कि आपके पास गया है, क्या आपके पास नहीं गया है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि आप एक साथ, आपके पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि आप पीडीएफ भी देख लोगे, क्लास भी अटेंड कर लोगे और फिर यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो इस लॉजिक को समझो। यहाँ इस ये मैं एक अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, और इस अनुनासिक वर्ण के रूप में अनुस्वार का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ कोई भी व्यंजन वर्ण हो। जैसे अन्य में ए आया है तो अनुस्वार का अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन हो गया, ये नियम है, रूल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते, मान के चलो यहाँ भारतीय ही प्रयोग करते हम, तो हम अब इस मैं को ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी एवं भारतीय भाषा हमें करना होता तो हम इसका प्रयोग फिर इस रूप में करते, हिंदी एवं भारतीय। क्यों? क्योंकि वह एक व्यंजन है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी 11 स्वर में से कोई भी स्वर यहाँ प्रयोग करेंगे तो इस अनुस्वार के स्थान पे मैं का प्रयोग करेंगे। एक चीज तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं का अनुस्वार में प्रयोग कब होगा और अनुस्वार का मैं में प्रयोग कब होगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है जो नोट करके आपको लिखनी है, मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन, मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन, परिवर्तन चिन्ह में
परिवर्तन तब होता है, मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन तब होता है जब इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, कोई व्यंजन वर्ण आए। दूसरी कंडीशन, अनुस्वार चिन्ह। कौन सा अनुस्वार चिन्ह? ये वाला अनुस्वार चिन्ह का मैं में परिवर्तन तब होता है जब इसके बाद कोई स्वर वर्ण जो कि 11 होते हैं आए। ये बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, यहाँ एक शब्द आया है ये वाला भाषाएं। आपको प्यारे दोस्तों एक तो ये दे देगा भाषाएं, दूसरा आपको ये वाला भाषाएं दे देगा, तीसरा आपको देगा ये भाषाएं, चौथा देगा आपको ये वाला भाषाएं, और इसके बाद में देगा आपको ये वाला भाषाएं, और छठा देगा आपको ये वाला भाषाएं, सातवां देगा आपको ये वाला भाषाएं। अब आपसे ये पूछेगा कि इनमें से भाषाएं शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। लॉजिकली सीखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। हमारे ये एग्जाम में जितना वक्त है उतने में हमें सिलेबस 2 बार कंप्लीट करा देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एक चीजों को, जो भी चीज सामने आए उसके बारे में लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। 2 प्रश्न हैं। एक तो आपको ये बताना है भाषा का बहुवचन रूप क्या है, भाषा का बहुवचन रूप। दूसरा बताना है शुद्ध शब्द या फिर शुद्ध वर्तनी। ये 2 प्रश्न है, एक नहीं अनेक बार पूछे गए। आपको दोस्तों इनमें से कोई 4 ऑप्शंस देगा, वो इनमें से क्या देगा, वो 4 ऑप्शंस देगा। मैंने जानबूझ के यहाँ 7 दे दिए, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी की सारी आपको यहाँ बताई। तो ये 2 प्रश्न हैं कि शुद्ध शब्द अर्थात शुद्ध वर्तनी बताइए क्या है। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है भाषा का बहुवचन रूप बताइए। इनमें से भाषा का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से क्या रहेगा। कैसे करेंगे? मूल जो शब्द है हमारा प्यारे दोस्तों भाषा है, और भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जिन शब्दों के अंत में आ आया हो, स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में आ आया हो, उसके बाद में प्यारे दोस्तों यदि हम इसका प्रयोग कर लें तो उसका बहुवचन बन जाता है। पहले आपको ये देखना है कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर ये शब्द भाषा जितने भी हैं, भाषा शब्द भी हैं, लिपि जितनी भी हैं, लिपि शब्द भी है, ठीक है, तो ये आपको बोली जितनी भी है, बोली शब्द भी है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा शब्द भी स्त्रीलिंग है, दुनिया की सारी भाषाएं भी स्त्रीलिंग है। लिपि शब्द भी स्त्रीलिंग है, दुनिया की सारी लिपियां स्त्रीलिंग है। बोली जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, दुनिया की सारी बोलियां स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि आ आता है, जैसे कि यहाँ पे इसमें प्यारे दोस्तों क्या आ गया, इसमें यहाँ ये आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। या तो आप ये वाला जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बनेगा भाषाएं, ये वाला, या इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और इससे जो शब्द बना, इससे शब्द बन गया आपका भाषाएं। तो ये में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी शब्द के अंत में आपको ये दिखाई दे तो हमें वो 2 चीज की गारंटी देता है। जब भी कहीं किसी शब्द के अंत में ये कंडीशन हो कि वो स्त्रीलिंग शब्द होगा और बहुवचन का होगा।
अब दुनिया का कोई भी शब्द, जिस शब्द के अंत में ये ऐ के बाद में अनुस्वार लगा हो या फिर अर्धचंद बिंदु हो, तो ये हमें दो चीज की गारंटी देगा। एक गारंटी हमें देगा कि स्त्रीलिंग शब्द होगा और दूसरी गारंटी देगा कि ये बहुवचन होगा। इसीलिए यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन यहाँ जो सही है वो यहाँ पे 6 और 7 है। प्रयोग तो हम इसका करते थे, लेकिन आज के टाइम में अर्धचंद बिंदु के स्थान पे केवल बिंदु भी प्रचलन में आ गया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ जो ये शब्द प्रयोग किया हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, तो मैंने पहले तो आपको इसके बारे में बताया क्योंकि ये खुद प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। फिर मैंने इसके बारे में बताया क्योंकि ये एक निपात शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ही। हिंदी में क्या अर्थ होता है इसका? ही अर्थ होता है। ठीक, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें कितने दिन पढ़ना चाहिए, एससी का स्कोर क्या रहेगा सर, ओबीसी का स्कोर क्या रहेगा, ठीक है, तो सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारे बेफालतू के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब जिन बच्चों के दिमाग में ये 5% चल रहे हैं, ठीक है, सर जी वैकेंसी कब आएगी, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वैकेंसी कब आएगी। दूसरा, सर जी सीट कितनी है, टोटल पद कितने होंगे, ठीक है, सर जी एग्जाम कब होगा, सर जी ओबीसी एससी एसटी जो है उसकी मेरिट कितने पे जाएगी, सर जी हमारा सिलेबस क्या है। तो समझ लेना कि 5% जिस भी बच्चे के दिमाग में चल रहे हैं, या 5 में से कोई 2% भी चल रहे हैं, तो वो 2026 और 27 की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी कर रहा है 2026 और 2027 की। भर्ती होने वाले ये कभी नहीं पूछते कि नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं। क्योंकि किसी भी वैकेंसी में 4200 पे ग्रेड की वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए आप 2 महीने में तैयार नहीं कर सकते अपने आप को, 3 महीने में तैयार नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए वैकेंसी कब आएगी, पोस्ट कितनी होगी, आपकी तैयारी अच्छी है तो 15 पोस्ट भी आए तो 1 पोस्ट आपकी है उसमें, ठीक है। एससी ओबीसी जिसको पहले ही बैसाखी चाहिए कि बैसाखी मिलेगी, सहारा मिलेगा तब आगे बढ़ेंगे, तो हो लिया भर्ती, ठीक है। जो पहले एससी ओबीसी एसटी एससी के फेर में पड़ा हुआ है, तो आपको जर्नल की फाइट करनी है। और जर्नल की फाइट अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वो नौकरी तो आप लोगे ही लोगे, उसके अलावा उसी साल या अगले साल आप एक नौकरी और पकड़ लोगे उससे बड़ी। जो टीचरों से सिलेबस पूछ के पढ़ते हैं तो उनको फिर टीचर कुछ भी पढ़ा के चले जाए, उनको कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है, कि हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हमने वही पढ़ा जो हमारा सिलेबस है नहीं है। इस तरीके से आपको 5% कभी भी क्वेश्चंस अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। चलो जी आज बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। 2 गारंटी मिल गई आपको केवल इन दोनों चीजों से, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द होगा और बहुवचन शब्द होगा। तो आज बात करेंगे प्यारे दोस्तों हम अपनी बोलियों के बारे में। तो एक तो होती है सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमारी भाषा, क्या है भाषा, और भाषा क्या है हमारी, भाषा है हमारी हिंदी, भाषा है हिंदी। इसके बाद में फिर यहाँ पे हम करेंगे अपभ्रंश के रूप, अपभ्रंश के रूप, और अपभ्रंश के 4 रूप हैं। अपभ्रंश के कितने रूप है? 4 रूप। एक रूप तो है, कहाँ लिखें जी, 4 रूप है, यहाँ लिख लेंगे। एक रूप तो है हमारा शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश। दूसरा रूप है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा रूप जिसने हिंदी का भला किया वो है मागधी अपभ्रंश। और चौथा रूप जिसने हिंदी का भला किया वो है नागर पेशाची, नागर पेशाची अपभ्रंश। ये 4 रूप थे हिंदी के जिन्होंने हिंदी का भला किया।
अब फिर निकली इनसे उपभाषा। क्या निकली इनसे? उपभाषा निकली। क्लियर? और ये उपभाषा कितनी थी? 5। अब इससे शोरसैनी अपभ्रंश से जो उपभाषा आई अर्धमागधी से, फिर यहाँ मागधी से, नागर और पेशासी से जो आई उपभाषाएं, उनमें पहली थी हमारी पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो इससे निकल के आई वो कहलाई हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। तीसरी इससे निकल के आई हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। चौथी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। और 5वीं निकल के आई पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं जिनसे हमारी भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? भाषा का विकास हुआ। और भाषा कौन सी? हिंदी। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर इनसे जो निकली है वो बोली, और बोली के अंतर्गत, इनके अंतर्गत जो बोली आई, एक बोली आई खड़ी बोली। क्या आई? पहली खड़ी बोली। दूसरी ब्रज भाषा। तीसरी कन्नौजी। चौथी बुंदेली। 5वीं हरियाणवी। ये क्या है? हरियाणवी। इसके बाद यहां से पहली आई अवधी। दूसरी बघेली। तीसरी छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आई बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी। दूसरी मगही। तीसरी मैथिली। इसके बाद राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी। दूसरी जयपुरी। तीसरी मारवाड़ी जयपुरी मेवाती। फोर्थ मालवी। इसके बाद पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर एक आई हमारी कुमायूनी और दूसरी आई हमारी गढ़वाली। दूसरी क्या आई? गढ़वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। लेकिन दोस्तों कल आपको बताया गया, पहले उस चीज को समझ लेते हैं फिर यहीं आएंगे। सबसे पहले उपबोली होती है। उपबोली विकसित होकर, आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले उपबोली विकसित होकर बोली का रूप ले लेती है। बोली विकसित होकर उपभाषा का रूप लेती है।
और उपभाषा विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। समय के साथ साथ भाषा बोली लिपियों में परिवर्तन आता रहता है। बोली जो बोली जाती है वो गांव के स्तर पर होती है। गांव से चीजें जिला, जनपद, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जाती है। जिले से चीजें राज्य के स्तर पर फैलती है और राज्य से, प्यारे दोस्तों, हमारे देश में फैलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गांव के लेवल पे, जिले के लेवल पर, ये राज्य के लेवल पे, ये देश के लेवल पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश करूं कि उपबोली है हमारी जाटू और बांगरू। जाटू और बांगरू क्या है? हमारी उपबोली। और ये किसके अंदर आती है? हरियाणवी के अंदर आती है। और ये हरियाणवी किसके अंदर आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी किसके अंदर आती है? हिंदी के अंदर। इससे ये साबित होता है कि उपबोली का विकसित रूप उपबोली का यानी कि यहाँ गांव देहात में प्रचलित भाषा का रूप क्या कहलाया? जाटू बांगरू उपबोली। फिर हम ये कहेंगे यहाँ उपबोली का विकसित रूप। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट पूछी जाएगी आपसे। फिर हम कहेंगे यहाँ पे बोली का विकसित रूप। बोली का विकसित रूप क्या कहलाया? हमारा उपभाषा। और फिर कहेंगे हम यहाँ उपभाषा का विकसित रूप। उपभाषा का विकसित रूप आपका क्या कहलाएगा? ये जो चीजें जुड़ी हुई है आपकी, ये क्या है? गांव देहात में प्रचलित भाषा का रूप आपका उपबोली है और उपबोली का विकसित रूप आपका बोली है और बोली का विकसित रूप आपका उपभाषा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गांव देहात में क्या बोली जा रही है? उपबोली। उपबोली विकसित होके क्या बन गई? बोली। बोली विकसित होके क्या बन गई? उपभाषा। उपभाषा विकसित होके क्या बन गई? भाषा बन गई। इसी को दूसरे रूप में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो क्या है? उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? बोली। और बोली का क्षेत्रीय रूप क्या है? उपबोली। अगर मैं इसको, प्यारे दोस्तों, इस रूप में लेके जाऊं, ठीक है, ये तो इस तरीके से आया था। अगर मैं यहाँ इसको लेके जाऊं, इस रूप में लेके जाऊं, तो मैं ये क्या कहूंगा? यहाँ क्षेत्रीय रूप। ये क्षेत्रीय रूप हो गया। मैं इसी पेन से लिख लेता हूं। ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रीय रूप हो गया। तो क्षेत्रीय रूप हम किसे कहेंगे? भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा, उपभाषा का क्षेत्रीय रूप बोली, बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली। यानी कि जो कम क्षेत्रफल पर जो फैले हैं वो क्या कहलाएंगे? जो बहुत कम क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय उपभाषा, बोली, फिर बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो हिंदी है, हरियाणा के अंदर हिंदी बोली जा रही है, लेकिन जो हरियाणवी है वो पश्चिमी हिंदी में आती है। और वो पश्चिमी हिंदी जो है वो केवल हरियाणा में नहीं है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से में भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा। जैसे बुंदेली आती है तो वो बुंदेलखंड में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आपका मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये सारे के सारे एरिया आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन इसी पश्चिमी हिंदी के अंदर बुंदेली आ रही है, कन्नौजी आ रही है, ब्रज भाषा आती है। तो इसके अंतर्गत हिंदी के वे तमाम रूप हैं जिसने हिंदी का सबसे बड़ा भला किया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा भला करने में एक तो पश्चिमी हिंदी की भूमिका है, और पश्चिमी हिंदी का जो ये खड़ी बोली वाला रूप है
ये वो रूप है जिसको आदर्श रूप कहा गया है बोली और भाषा का। इसी को मानक भाषा भी बोला गया। मानक मतलब जो माना गई है, संविधान के द्वारा जो मान्यता प्रदान है। तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसकी लिपि को देवनागरी की लिपि घोषित कर दिया गया और खड़ी बोली वाले रूप को स्वीकार कर लिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये वाले जो रूप हैं, इनका काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, खड़ी बोली में तमाम गद्य रचनाएं लिखी गई, पद बज भाषा में लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में सबसे समृद्ध भाषा इनमें ब्रज भाषा मानी जाती है। तो जो आपको अलग अलग राज्य के अंदर जो हिंदी दिखाई देती है वो दूसरे राज्य से डिफरेंट है, उसका कारण था अपभ्रंश के ये 4 रूप। क्योंकि हिंदी तो 1000 ईस्वी के आसपास अपने आप को अस्तित्व में लाई, विकसित होने प्रारंभ किया है और अभी भी विकसित हो रही है। भारत और हिंदी 2 ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में विकासशील की कैटेगरी में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी संभावना है कि विकासशील ही रहे, विकसित नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये अपने रूप को बदलते हैं। ये सच्चाई है कि जो समय के साथ अपने रूप को बदल लेता है तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो हिंदी आज खत्म नहीं हुई। बहुत सारी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनको वास्तव में प्रचार प्रसार संभालने के बावजूद भी वो संभल नहीं पाई। बहुत कम लोगों के द्वारा प्रयुक्त होती है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हिंदी के अंदर एक खूबी है कि अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। जैसे हिंदू धर्म की खासियत है, सभी धर्म के लोगों को ये स्थान दे देते हैं। ठीक है, ये उदारवादी है। ठीक है, तो सबको ग्रहण कर लेते हैं, तो कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो एक अलग बात हुई। तो यहाँ अपभ्रंश के जो 4 रूप थे वो इस भारत में 4 अलग अलग कोने पे, ये कह लो कि अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए थे। एक सोरसैनी अपभ्रंश था, एक अर्धमागधी था, एक मागधी था, एक नागर और पेशाची था। आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि 500 ईसा पूर्व यहाँ पे बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म के समय जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, लेकिन उससे पहले का जो समय है 500 ईसा पूर्व से, वो सारा संस्कृत का समय है। ठीक है, वो सब 4000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक इस देश के अंदर संस्कृत में कम्युनिकेशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, संस्कृत के ग्रंथ पढ़े जा रहे थे, लोग संस्कृत में ही अपना आचार व्यवहार दैनिक दिनचर्या को पूरा करते थे। 500 ईसा पूर्व पाली का, इसके बाद उसके आसपास के समय में फिर जो है प्राकृत का, फिर अपभ्रंश का। तो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों यहाँ कि लगभग यहाँ 1ली शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी के आसपास का जो समय रहा वो अपभ्रंश का रहा। तो उस देश के अंदर 1ली शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी में इस देश के अंदर सोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर, पेशाची, खस अपभ्रंश, तमाम अपभ्रंश के रूप मिले। लेकिन इन 4 अपभ्रंश के रूपों ने हिंदी का बहुत ज्यादा भला किया, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी को विकास करने वाली माना जाता है। तो हिंदी का जो विकास हुआ वो इन्हीं अपभ्रंश के 4 रूपों से हुआ। हिंदी का विकास जन्म कहाँ से हुआ था? कल बताया था कि जन्म हुआ संस्कृत और वो भी लौकिक संस्कृत से। अब इस सोरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो निकली। इसमें से सोरसैनी अपभ्रंश से संबंधित पश्चिमी हिंदी है, अर्धमागधी से संबंधित पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी। मगध कहाँ है? बिहार में, इसलिए बिहार के अंदर जो भी प्रयोग में आई वो बिहारी हिंदी के अंदर आ गई। नागर पेशाची राजस्थानी हिंदी, कुछ लोग राजस्थानी हिंदी को सोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों में आपस में मतभेद है कि कुछ का कहना है कि नहीं, इसमें नागर और पेशाची अपभ्रंश से प्रभावित है। ये कोई कह रहे हैं कि नहीं, सोरसैनी से मिलती जुलती है। तो इसीलिए वहां जो ऑप्शंस होगा उसी के आधार पे आपको डिसीजन लेना है। वो दोनों बिल्कुल नहीं देगा, दोनों में से देगा वो एक ही। ज्यादातर लोग यही मानते हैं नागर पेशाची अपभ्रंश का रूप राजस्थानी हिंदी में दिखाई देता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि नागर पेशाची ये सारे के सारे राजस्थानी हिंदी से निकले। ये नागर पेशाची से ही राजस्थानी हिंदी विकसित हुई। आपसे ज्यादातर प्रश्न वो क्या देगा? अपभ्रंश के 4 रूप देके उनसे पूछेगा कि कौन सी उपभाषा किससे संबंधित है। आप कहोगे सोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, नागर पेशाची राजस्थानी पहाड़ी। या फिर वो कहेगा पश्चिमी हिंदी से अपभ्रंश का कौन सा रूप संबंधित है, तो आप कहोगे सोरसैनी, पूर्वी हिंदी से अर्धमागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी से मागधी अपभ्रंश और राजस्थानी पहाड़ी हिंदी नागर और पेशाची। यानी कि आपको अपभ्रंश का रूप देके उपभाषा पूछ लेगा, उपभाषा देके
अपभ्रंश का रूप पूछेगा, फिर उपभाषाओं से कौन कौन सी बोलियां निकली और उसके अंदर कितनी कितनी बोली है, फिर ये प्रश्न बनेगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्यारे दोस्तों 5 बोली है। इसके बाद पूर्वी हिंदी की 3 बोली है, बिहारी हिंदी की 3 बोली है, राजस्थानी हिंदी की 4 बोली है और पहाड़ी हिंदी की 2 बोली है। और वे 5 कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। एक और छठी मानी गई, उस पर लोगों का मतभेद रहा है, वो है दक्षिणी हिंदी। दक्षिण भारत के जो लोग थे जो यहाँ आके रहे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, तो उनके द्वारा जो प्रयुक्त की गई अपनी भाषा और यहाँ की लोकल भाषा, वो दोनों का मिश्रण हो गया। उस मिश्रित भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा गया। उस मिश्रित भाषा को क्या कहा गया? दक्षिणी हिंदी कहा गया। यानी कि उन्होंने अपनी चीजें तो छोड़ी नहीं, हमारी भी ले ली, तो वो क्या बन गई? वो दक्षिणी हिंदी बन गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी का ही एक भाग माना जाता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है, तो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों आपका 5। राइट आंसर क्या है? 5 है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है। किसी को भी भाषा के बारे में पूछना है, किसी को साउथ हिंदी के बारे में पूछना है, कोई कंफ्यूज है, सुनेंगे हैं नहीं दूसरे की। आप अपना जो कीड़ा है दिमाग का वो अपना काम करता है, इसको ब्रेन की खुजली कहते हैं। जब आपको किसी चीज के बारे में थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज हो, कुछ सूचनाएं आपके पास हो, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान होता तो आप ये कोर्स ना खरीदते। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन सूचना आपके पास होती है किसी टॉपिक की, तो वही आपको परेशान करती है। वो ज्ञान, वो सूचनाएं निकल के बाहर आती है तुरंत, वो फुदक फुदक के अंदर रुक ही नहीं पाती है। तो उसी तरीके से यहाँ दे दनादन कमेंट किए जा रहे हो। हम काम की चीज बता रहे हैं, सीक्वेंस में बता रहे हैं, लॉजिकली बता रहे हैं, जिस तरह के प्रश्न बनते हैं वो बता रहे हैं। और जितना भी हम यहाँ बताएंगे उसके बाद आपके पास ना तो कोई क्वेश्चंस बचेगा, ना कोई प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, क्योंकि जो मेरे से आप पूछना चाह रहे हैं वही अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में मैं आपके सामने वही सारी चीज रख रहा हूँ, लेकिन सीक्वेंस में और लॉजिकली। तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोली है और छठी बोली कौन सी है? दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी क्या है? दक्षिण भारत से लोग आए। दक्षिण भारत मतलब जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक, कर्नाटक है, ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो वहां जो प्रयोग कर रहे थे वो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा प्रयोग कर रहे थे। कर्नाटक में कन्नड़ है, केरला में मलयालम है, इसके बाद में तमिलनाडु में तमिल है। तो वहां के लोग जब उत्तर भारत के अंतर्गत आए नौकरी करने के लिए, यहीं पीढ़ी दर पीढ़ी रहने लगे, तो जो पुराने लोग थे उनके द्वारा अपनी भाषा की समझ तो थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वो जानते थे, लेकिन यहाँ की भाषा भी काम करते हुए लोगों ने सीख ली। उसके बाद एक नई तरह की हिंदी उन्होंने बोली, उस हिंदी को कह दिया गया दक्षिणी हिंदी, जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा प्रयुक्त हो रही है, वो कहलाई दक्षिणी हिंदी। तो यहाँ पश्चिमी हिंदी के कितने रूप हैं? पश्चिमी हिंदी के यहाँ मूल 5 रूप हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है जो बोली है, प्रमुख बोली वो कितनी होती है? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17। तो ये 17 प्रमुख बोलियां हैं। बोली तो 545 है हिंदी की टोटल कुल जो है, ये आपको ध्यान रखना है। 545 बोली केवल हिंदी की है जो इस भारत में बोली जा रही है, लेकिन जो प्रमुख बोली है वो केवल और केवल प्यारे दोस्तों ये 17 हैं। जो पश्चिमी हिंदी की 5 है, पूर्वी हिंदी की 3, बिहारी की 3, राजस्थानी की 4, पहाड़ी की 2। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा अगर हम ले या पूर्व दिशा की हम बात करें, तो पूर्व दिशा कहाँ है? अगर आप दिल्ली से भी करोगे, ठीक है, तो भी आप वही मध्य प्रदेश में बैठ के करोगे तो भी पूर्व की ओर देखोगे। तो यहाँ क्या है? अवध। तो अवध में जो प्रयोग हुई, जो रामचंद्र की जन्मभूमि कर्म भूमि है, अवध में प्रयोग होने के कारण इसका नाम अवधि पड़ गया। तो इसके साथ अवधि है, बघेली है। बघेली कौन सी? जो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश से मिलता है, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बॉर्डर से लगता हुआ जो क्षेत्र है बघेली बोली जाती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ी, पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो यहाँ पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ गई। बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली आ गई। तो आपको ध्यान रखना भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी बोली जा रही है,
पटना से लगता हुआ जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ वाला जो क्षेत्र है, वो सारा भोजपुरी क्षेत्र है, चाहे वो आजमगढ़ हो या प्यारे दोस्तों इसके साथ आपका गोरखपुर हो, तो वो सारा, जब बलिया हो, बनारस हो, वो सारा का सारा भोजपुरी क्षेत्र है। तो क्योंकि वो बिहार से लगता हुआ क्षेत्र है, तो इसीलिए आधी बिहार में, आधी यूपी में भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी ही वो बोली है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियों में आती है। मगही, ये बिहार के जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे सिवान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे जो बोली जाती है वो मगही है, जहाँ हिंदू मुसलमानों की पॉपुलेशन बराबर है। मैथिली नेपाल बॉर्डर से लगते हुए बिहार के अंदर बोली जाती है, जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थानी के अंतर्गत ये मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती और मालवी आती है। और पहाड़ी के अंदर ये कुमायूनी और गढ़वाली आती है। अब दोबारा से आप इनके बारे में समझो कि इनको बोली क्यों कहा गया, क्यों? क्योंकि ये उपभाषा का क्षेत्रीय रूप है, ये बड़ा रूप नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये इसका जो मूल केंद्र है खड़ी बोली का, वो मेरठ है। तो मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर राजधानी रही है कौरवों की। तो कौरवों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम राहुल सांसकर्ता ने कौरवी रखा। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, और वो है प्यारे दोस्तों कौरवी। तो कौरवी जो नाम दिया इसको, किसने दिया? राहुल संस्कर्तायन, जिन्होंने अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी है। घुमक्कड़ शास्त्री के नाम से फेमस हुए राहुल सांसकर्तायन। इन्होंने इसको इसलिए कहा कि कौरवों के द्वारा बोली जाने के कारण ये कौरवी कहलाई। ठीक है, अपने आप में खड़ी बोली का जो मूल केंद्र मेरठ है। मेरठ के पास शामली है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, बुलंदशहर है। ठीक है, मेरठ के पास रामपुर है, मुरादाबाद है। मेरठ के पास हापुड़ है, संबल है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र खड़ी बोली वाला क्षेत्र है। क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? खड़ी बोली वाला। बर्ज भूमि में बोली जाने के कारण ये बर्ज भाषा कहलाई। तो बर्ज कहते हैं बंजर को। यमुना नदी में पहले पानी आता था उत्तराखंड से, तो वो जो पानी था उसका बहाव बहुत तेज था, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेके आता था। और जब मथुरा तक आते आते उस पानी का बहाव जो उत्तराखंड से चला वो धीमा हो जाता था, पानी का बहाव, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर रेत लेके आता था, तो मथुरा के आसपास दिल्ली से आगे जो स्थान है आगरा तक, वहां पर वो जो जमीन उपजाऊ थी उस पर लेयर बाय लेयर जमती चली गई कंकड़ और पत्थर की। और जो उपजाऊ जमीन थी वो यमुना नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण, बार बार पानी आने के कारण वो बंजर हो गई, बंजर भूमि पर हो गई चरागाह। यही कारण है कि जब हम ये कृष्ण लीला देखते हैं, ये कृष्ण के तमाम नाटक और सीरियल देखते हैं, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि कृष्ण गाय चराते थे, बहुत सारे ग्वाले होते थे, क्योंकि वहां पशुपालन होता था। क्योंकि खेती अपने आप में वहां उस तरह से उपजाऊ नहीं रही थी, बड़े बड़े चारागाह बन गए थे, पशुओं को रखा जाता था, वहां चराने लिया जाता था। क्योंकि यमुना नदी अभी सूखी पड़ी है, लेकिन पुराने समय की बात करो कि वहां पर प्यारे दोस्तों वो बंजर भूमि बन गई, जिसके कारण वो ब्रज भाषा वहां पे बंजर भूमि में बोली जाने के कारण कहा। इसका जो केंद्र है वो है मथुरा। मथुरा के पास हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा के पास आगरा है, फिरोजाबाद है। तो इनके अंदर जो बोली जाती है, मथुरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंतर्गत, ठीक है, अलीगढ़ के अंतर्गत, आगरा के अंदर, वो सारी की सारी ब्रजभाषी क्षेत्र है। ये ब्रजभाषी हरियाणा के अंदर भी मिलती है। अगर हम यहाँ पलवल की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि वो मथुरा से लगता हुआ है, आगरा से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसमें भी ब्रज मिलेगी। क्योंकि जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, वहाँ दो बोली, दो भाषाएं लाजमी होती है, दो से ज्यादा भी होती है कई बार। तो इसीलिए पलवल में, फरीदाबाद, गुड़गांव में भी ब्रज भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये यादवों का क्षेत्र है, और यादवों के द्वारा जो प्रयोग हुई तो अपने आप में प्यारे दोस्तों वो ब्रजभाषी क्षेत्र है। कन्नौजी मुलायम सिंह यादव का सारा क्षेत्र है। जो मैनपुरी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर इटावा का जो क्षेत्र है, ठीक है, बदायूं का जो क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना, शाहजहानपुर है, बरेली है, उन सब में कन्नौजी बोली जाती है। और जो बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश से लगता हुआ, चित्रकूट है, झांसी है, ठीक है, उनके अंदर जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है, मध्य प्रदेश से लगते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन ये हरियाणवी की भी उपबोली मिलती है। और ये उपबोली क्या है? एक जाटू है, एक बांगरू है।
तो हरियाणा में ये जाटू है, ये दिल्ली से लगता हुआ जो हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो हरियाणा है, उसमें जाटू बोली जाती है। जैसे सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, झज्जर है, ठीक है। तो ये सारे बहालगढ़ है, इन सब के अंतर्गत जाटू बोली जाती है। जाट लोग ज्यादा रहते हैं, इस जाटों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम जाटू पड़ा। जो पंजाब और राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा है, उसमें जो है बांगरू बोली जाती है। बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम बांगरू पड़ा। तो जो रेवाड़ी, नारनौल, मेंदड़गढ़ का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान से लगता है, वो सब बांगड़ क्षेत्र या बांगरू कहलाता है। तो इसीलिए ये हरियाणा की दो क्या है, उपबोली। पूर्वी हिंदी के अंदर जो अवधि है, अवध में बोली जाती है। अवध कहाँ है? लखनऊ और प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा अवध का क्षेत्र है। उसके आसपास के जितने भी जिले हैं, उसमें अवधि बोली जाती है। बघेली आदि बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। जैसे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पे हमारी महोबा डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अपने आप में क्या है, बघेली राजपूतों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा। और कुछ बोली जाती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, उनमें प्रयुक्त होती है। छत्तीसगढ़, रायपुर इसका मूल केंद्र है। पूरे रायपुर के अंदर प्यारे दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है। यानी कि इसके साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ी का प्रयोग है। भोजपुरी है, आदि उत्तर प्रदेश में है। बिहार से लगता हुआ जो सीमावर्ती क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उन सब में भोजपुरी बोली जा रही है। भोजपुरी जो क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ वाला जो गढ़ है, वो सारा भोजपुरी क्षेत्र है। मगही है बिहार के अंदर, बिहार का जो बीच वाला हिस्सा है, वो सब में मगही बोली जा रही है। जो यहाँ सूफी काव्य धारा निकली, जहाँ हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, वही मगही है। ये वही मगही है जहाँ कबीरदास ने जाके अपने प्राण निर्वाण किए। मैथिली है, ये नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ प्यारे दोस्तों जो बिहार का हिस्सा है। जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, ठीक है। इसके साथ आपका जो इसी को मिथांचल की वो मांग करते हैं। जैसे इधर बुंदेलखंड की मांग होती है, खड़ी बोली वाले क्षेत्र को हरित प्रदेश की मांग होती रहती है। बुंदेलखंड के अंतर्गत बुंदेलखंड की मांग होती है, इसको मिथांचल की मांग होती है। तो जो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, ये दरभंगा, मुजफ्फरपुर है, ये 3-4 जिलों में क्या बोली जाती है, मैथिली, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगते हुए। ये नेपाल, वर्मा, ये सब बाद में बने, ये पहले भारत के ही हिस्से थे, क्योंकि भाषाएं उनसे पहले ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो राज्य बने आपके आगे, उत्तराखंड है, झारखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, इसके बाद लेह लद्दाख, ये सब आपके सामने ही विभाजित हुए। भाषाएं इनसे कई हजार साल पहले विकसित हो चुकी है। मारवाड़ी है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ, जो कभी भारत का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो राजस्थान का हिस्सा है, जैसे अजमेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, वो सारा मारवाड़ी क्षेत्र है, वहां मारवाड़ी रहते हैं। तो मारवाड़ों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा। पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ राजस्थान के जिले, जयपुर है, दिल्ली और यूपी से लगता हुआ जो राजस्थान का हिस्सा है, उसमें जयपुरी बोली जाती है। जैसे जयपुर है, कोटा है, बूंदी है, इसके साथ आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी की सारी जयपुरी है। जयपुरी का दूसरा जो नाम है गांव में जो प्रयोग होता है, वो होता है ढूंढानी। तो जयपुरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ढूंढानी इसको कहा जाता है। गांव में, शहरों में इसको जयपुरी कहते हैं। इसके बाद मेवाती महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र है वो मेवाती कहलाता है। मेवात में बोले जाने के कारण ये मेवात कहलाया। चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा आपका मेवाती क्षेत्र है। मालवी क्षेत्र जो है आपका, ये जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ राजस्थान का हिस्सा है, वो कहलाता है मालवा। तो मालवाओं के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम मालवी पड़ा। और ये जो मालवी है, आधी मध्य प्रदेश में है, आधी राजस्थान के अंतर्गत है। तो मध्य प्रदेश से लगता हुआ राजस्थान का हिस्सा क्या है, वहां मालवी बोली जाती है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी कुमायूनी और गढ़वाली, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर दो ही हमारी बोली है। एक तो कुमायूनी है जो हाई हिल एरिया पे है, जैसे नैनीताल है, कहाँ है, पर्वत की ऊपर चोटी पे बसा हुआ है। ऐसी अल्मोड़ा है, रानीखेत है। तो रानीखेत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और कुमायूं, इन डिस्ट्रिक्ट में क्या बोली जा रही है, कुमायूनी। और जो पठारी क्षेत्र पे है, मैदानी क्षेत्र से ऊपर, मैदानी क्षेत्र में क्या बोली जा रही थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और ये क्या था आपका गढ़वाली, ये पठारी क्षेत्र था, मैदान से थोड़ा ऊपर, जैसे रुड़की है, देहरादून है, तो उसमें हरिद्वार है, उनमें जो बोली जा रही है वो गढ़वाली है। और उससे ऊपर के क्षेत्र में और चले जाओ आप, तो वो हल्द्वानी आ गया। इसके बाद नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, कुमायूं डिस्ट्रिक्ट, उन सब में कुमायूनी बोली जाती है। तो ये पहाड़ी हिंदी के 2 रूप, राजस्थानी के 4, बिहारी के 3, पूर्वी हिंदी के 3 और पश्चिमी हिंदी के 5 रूप आपके बोली के रूप हैं। अब वो बोली दें कि आपसे उपभाषा पूछ सकता है,
उपभाषा दे के आपको बोली पूछ सकता है, अपभ्रंश के रूप दे के आपसे उपभाषा या बोली पूछ सकता है, बोली दे के आपसे उपभाषा अपभ्रंश के रूप पूछ सकता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आपके पेपर में जो सामने लिखा हुआ है यहाँ से प्रश्न कभी ना पूछा गया हो। समस्या क्या है, जितना टीचर बताए वो कभी आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आपको आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसके चक्कर में आप नई नई जो आवश्यकताएं हैं उसके चलते आविष्कार करते रहते हो, और ये जहन में नहीं रहता कि पेपर में पूछे जाने लायक जो चीज है, ठीक है, तो अपने आप में वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे इस स्मार्ट बोर्ड पे आ जाती है। पढ़ाने को तो यही भाषा बोली वाला टॉपिक प्यारे दोस्तों मैं 3 महीने तक पढ़ा सकता हूँ, और आप भी ये कहोगे कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। लेकिन हमें विद्वान नहीं बनना है, लेखक नहीं बनना है, साहित्यकार नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, और वो भी हिंदी सब्जेक्ट के दम पे। तो इसीलिए आपको पेपर की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से, क्वेश्चंस की वैरायटी की दृष्टि से सीक्वेंस में चीजों को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप फाइनली सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हो। अदरवाइज विद्वान बनने के लिए तो इसी टॉपिक को आपको 3 महीना भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैथ वाले तमाम टीचर 4 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मैथ नहीं सीख पाए। उसका रीजन यही रहा कि आप लोग कभी सीक्वेंस में मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते, आप टीचर की कभी सुनना ही नहीं चाहते, आप अपने विचार, अपने थॉटों को बेफालतू वो मिक्स करके टीचरों के विचारों के साथ गुड़ गोबर कर देते हो, जिसका नतीजा ये होता है कि आप बार बार फार्म भरते हो, आपकी एज निकल जाती है। जब आपको होश आता है तब आपको पता चलता है कि आपसे गलती कहाँ हुई। गलती क्या हुई, जब तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो विद्वान लेखक साहित्यकार बनने के लिए पढ़ोगे, ना कि सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना और विद्वान बनने के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर है। एक आईएएस पीसीएस के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तैयारी करते हैं, एक 21 साल में, 23 साल में, एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार मेंस लिख रहा है, और एक से प्री क्लियर नहीं हो रहा है, एज हो गई है 35 साल। तो उसका रीजन यही है, एक विद्वान बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था और एक अपने को आईएएस बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक ने सिलेबस को छोटा करके पढ़ा, ऑथेंटिक चीजें पढ़ी, सीक्वेंस में पढ़ी, उनको ढंग से व्यवस्थित करके अपने तक पहुंचाया, और एक ने अनाप शनाप बहुत सारी दुनियादारी की नॉलेज, सूचनाएं इकट्ठी कर ली, वो बन गया विद्वान, और बाकी जिसको आईएएस बनना था वो बन गया आईएएस। आपको क्या बनना है वो आप तय करोगे, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जिस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी यहाँ से बनती है, वही सारी की सारी क्वेश्चंस की वैरायटी मैं क्वेश्चंस के हिसाब से आपके सामने लेके आता हूँ। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी। तो भारतीय संविधान में हिंदी की क्या भूमिका है जी? भारतीय संविधान में हिंदी, एक तो आ गया पहले भाग 17 के, इसके बाद आ गया आपका अनुच्छेद 343 से लेके 351, इसके बाद अनुच्छेद 343, इसके बाद अनुच्छेद 351 की भूमिका, इसके बाद आ गया आपका अनुसूची, इसके बाद आ गया आपका तिथि, माह और वर्ष। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343, तो ये राजभाषा कोष्ठ में हिंदी के प्रावधान इनके अंतर्गत दिए गए हैं। 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। राजभाषा का दर्जा जो दिया है वो 343 ने दिया। 351 केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य हिंदी का, केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार
करेंगे, ये जिम्मेदारी तय कर दी गई। अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। आज जो है 22 भाषाएं हो चुकी है। 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। तिथि यहाँ पर 2 है, एक तो 14 सितंबर है, 14 सितंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो माह है वो है सितंबर, जिसमें हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, सितंबर। और जो वर्ष है प्यारे दोस्तों वो वर्ष है हमारा 1949 ईस्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है वो 17 के हिंदी भाषा और भाषाओं से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद है वो हिंदी भाषा और तमाम भाषाओं की बात करते हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाता है और इसकी लिपि को देवनागरी की लिपि निर्धारित करता है और इसका मानक रूप खड़ी बोली निर्धारित करता है। अनुच्छेद 351 केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी का संरक्षण करे, हिंदी का प्रचार और प्रसार करे। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 14 सितंबर में भारतीय संविधान के अंतर्गत सितंबर महीना और 1949 ईस्वी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान के अंतर्गत पहले जो भाषाएं थी वो संविधान में भाषा, तो स्टार्टिंग में संविधान में आपको ध्यान रखना है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को केवल 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। कितनी भाषा को? 14 भाषा को दर्जा या मान्यता। किसकी मान्यता? भाषा का दर्जा, भाषा की मान्यता दी गई। वर्तमान में आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। किस चीज का दर्जा प्राप्त है? भाषा का दर्जा, क्योंकि ये जो बोली होती है यही विकसित होके भाषा का रूप ले लेती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा कब मिलेगा? जब संविधान में स्वीकृति करेंगे, उसकी संविधान द्वारा उसकी स्वीकृति होगी। दूसरा, उसकी अपनी लिपि होगी। तीसरा, अपना व्याकरण हो। चौथा, साहित्य लिखा गया हो, उसमें साहित्य लिखा गया हो। और प्यारे दोस्तों 5वां, बड़े क्षेत्रफल पर फैली हो। बड़े क्षेत्रफल पर फैली हो, अर्थात बहुत अधिक लोगों के द्वारा प्रयुक्त हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है अपने आप में प्यारे दोस्तों? कोई भी बोली भाषा का दर्जा तब प्राप्त करेगी जब भारतीय संविधान के द्वारा उसकी स्वीकृति हो, मान्यता दी जाए, उसकी खुद की अपनी लिपि हो, ठीक है, उसका अपना खुद का अपना व्याकरण हो, साहित्य उसके अंदर लिखा गया हो और वो साहित्य लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा हो, बड़े क्षेत्रफल पर अत्यधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जा रही हो, तभी ही कोई बोली भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो संविधान में भाषा के रूप में कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो तब करेंगे जब उसके पास ये 5 चीज होगी। इसी वजह से स्टार्टिंग में केवल 14 भाषाएं थी 14 सितंबर को, जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम कितनी भाषाओं को दर्जा दे चुके हैं? 22 भाषाओं को दर्जा दे चुके हैं। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसकी जो लिपि है हिंदी की, तो यहाँ जो राजभाषा है, तो राजभाषा
लिपि, मानक रूप, मानक रूप, इसके बाद राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हिंदी है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी, देवनागरी लिपि है। मानक रूप क्या है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली। और राष्ट्रभाषा क्या है? ये भी हिंदी है, लेकिन संविधान इसके बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ नहीं कहता। भारतीय संविधान राष्ट्रभाषा के बारे में केवल ये चर्चा करता है कि जिस देश में जो ज्यादा संख्या में लोग बोलेंगे भाषा, वो उस देश की राष्ट्रभाषा होगी, और ऐसा हिंदी के साथ है। तो वैसे इस भारतीय संविधान केवल इसको राजभाषा कहता है, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो हिंदी में सरकारी कामकाज होता है, तो इसीलिए हिंदी राजभाषा है। सरकारी कार्यालय की भाषा, प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो वो हिंदी राजभाषा है। लिपि देवनागरिक है। मानक रूप खड़ी बोली है, जो मेरठ के आसपास और उसके क्षेत्र में जो बोला जाता है वही मानक रूप है। मानक मतलब आदर्श रूप, हिंदी का आदर्श रूप। जो वर्तनी है हम कौन सी शुद्ध मानेंगे? ब्रज भाषा में लिखी हुई, अवधी में लिखी हुई, खड़ी बोली में लिखी हुई, या फिर प्यार दोस्तों गढ़वाली या कुमायूं में लिखी हुई? तो खड़ी बोली वाला जो रूप है उसी को हम आदर्श रूप मानेंगे, उसी की वर्तनी को हम शुद्ध वर्तनी मानेंगे। जैसे ब्रज भाषा में जो शब्द लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, खड़ी बोली में जो शब्द लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है। तो ये वाली वर्तनी सही हुई और ये वाली वर्तनी क्या हो गई? गलत हो गई। क्योंकि यहाँ जो संविधान कह रहा है वो खड़ी बोली को मानक रूप मान रहा है। किसी भी देश में सबसे ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और हिंदी हमारी राजभाषा भी है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे यहाँ पे बनते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज शाम को आपकी यूट्यूब पे क्लास जरूर होगी, उसमें कराएंगे वाच्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न 9:30 बजे। वहां पे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे रोज नए नए कॉन्सेप्टों को सीखते रहें। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे, समय दे। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा होगा मैं आपके सामने आऊंगा, उस दिन हम बात करेंगे कि आपको दिक्कत कहाँ है। आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप तैयारी के फेस में हैं, आप तनाव में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार जब तनाव होता है तो उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं होता। आप जैसा सोचते हो ऐसा ही सही मानते हो, जबकि वो उल्टा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, जितनी ज्यादा ठंडी करके चीजें लोगे, वो उतना ही सीक्वेंस में लॉजिकली आपके सामने आएगी। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बीच में से टॉपिक हमारे शुरू हुए। प्यारे दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि वर्णमाला ही हिंदी का पहला टॉपिक हो। वर्णमाला पहला टॉपिक तब होगा जब आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी पढ़ने होंगे। तो अगर आपको वर्तनी पढ़ाई जाती है, अगर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि पढ़ाया जाता है, तो उससे पहले वर्णमाला आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तब तो आप ये कहोगे कि बीच में से करा। मैंने पूरी हिंदी को ग्रुप में डिवाइड किया है, और मैंने जो ग्रुप शुरू किया अभी कुछ क्लासों पहले, वो ग्रुप था शब्द के भेद। और उस शब्द के भेद को बीच में छोड़ के मैंने पढ़ा रहा हूँ भाषा, बोली, उपबोली। क्यों? क्योंकि मुझे तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर के बारे में बताना था। और वो तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, वो सारे के सारे ये हैं। वो देशी जो शब्द है सारे के सारे वो देशी शब्द ही है। वो कुमायूनी के शब्द, गढ़वाली के शब्द, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी के शब्द, भोजपुरी, मगही, मैथिली के शब्द, तो वो सारे के सारे देशी शब्द हैं। वो संस्कृत के शब्द जिनकी बार बार चर्चा कर रहे हैं वो तत्सम है। उन संस्कृत से उत्पन्न होने वाले सारे तद्भव है। अपभ्रंश के शब्द, ये जो सोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर से जो विकसित होके आए, वो सारे के सारे तद्भव है। टॉपिक किसी न किसी दूसरे टॉपिक पर डिपेंड है, इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि एक बार पढ़ी गई चीज हम दूसरी जगह इंप्लीमेंट कर पाए, उससे हम सहायता लेके हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर पाए। आपको संज्ञा और सर्वनाम की 2 क्लासें स्टार्टिंग में जो दी थी, कुछ बच्चों को मैंने डेमो के रूप में दी है, ठीक है। तो वे जो टॉपिक है वो दोबारा से कराऊंगा जिनको दिक्कत है। लेकिन आप कोली टोलर के पास फोन करके उसके साथ बदतमीजी करोगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इकलौता टीचर हूं जो पैदाइश टीचर हूं, बाकी तो बाद में बने। जब इधर उधर खूब एग्जाम दे लिए, ठीक है, काम नहीं बना,
तो तब वो टीचिंग लाइन में आ गए। अच्छे टीचर हैं, मेरे से भी बड़े टीचर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं पैदाइश टीचर हूं, मैं पैदा ही टीचर के रूप में हुआ था। अगर आप इन सब चीजों का असर आप पे नहीं पड़ता तो फिर 2026 और 27 में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आखिरकार हमने गलती कहाँ की है। क्योंकि आज मुझे कि तमाम वे टीचर याद हैं जिन्होंने मेरी पिटाई की थी, जिन्होंने मुर्गा बनाया था, क्योंकि उस समय जो गलतियां थी वो हमें लग ही नहीं रहा था। हमें ये लगता था कि इसने तो जबरदस्ती बेवजह से मुर्गा बना दिया, हमने कोई गलती की नहीं। लेकिन उसका एहसास अब होता है, काश वे टीचर नहीं होते लाइफ में तो हम कुछ और बन रहे होते। लेकिन आज जो बने हैं परमात्मा की दुआ से, परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। इसलिए आप केवल पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सारी चीज आपके सामने आएगी। आप ये चीजें तब बोलोगे जो आप वहां फोन करके बोलते हो जब आपका कोर्स पूरा होगा। आपका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग फेज में है सारी चीजें, ठीक है। जिस तरीके से हम जितना वक्त यहाँ हिंदी को देते हैं प्यारे दोस्तों, इतने वक्त में तो लपेट लुपुट के सब दाएं बाएं लोग कर देते हैं। लेकिन मैं ये दावा करता हूं, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वो सब्जेक्ट हिंदी होगा जिसमें सबसे बेस्ट आप परफॉर्मेंस करोगे। आपका वो सब्जेक्ट हिंदी होगा जिसके दम पे आप फाइनली सिलेक्शन लोगे। आपका वो सब्जेक्ट हिंदी होगा जिसको आप कम समय में वहां पेपर में करके आओगे। आपका वो सब्जेक्ट हिंदी होगा जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन 95 प्लस क्वेश्चन 95% चीजें आपको डायरेक्ट स्मार्ट बोर्ड से मिलेगी। आपका वो सब्जेक्ट हिंदी होगा प्यारे दोस्तों जो आप कम समय में पढ़ के तैयार करोगे। तो ये सारी चीजें मैं एक साल में नहीं, पिछले 15 साल से ऑफलाइन में और 5 साल से ऑनलाइन में तमाम उन बच्चों को के बीच में करके मैं तब ये बात बोल रहा हूँ। इसीलिए अपने में ज्यादा तुर्रम खा मत बनो, ज्यादा उड़ो मत, ठीक है। अनुभव की कमी है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, तनाव आप पे हावी है, और वो तनाव हावी वहां पे जो लड़की बैठी है वो भी किसी की बहन है, ठीक है। वो प्यारे दोस्तों वो नौकरी कर रही है, लेकिन उसके साथ आप बदतमीजी करोगे, मुझे ये बैच परचेज करना था, मेरा ये हो गया, मुझे ये बैच फ्री में दे दो, मुझे ये रिकॉर्डिंग दे दो, मुझे ये पीडीएफ दे दो, ऐसी तैयारी नहीं हुआ करती। ये सरस्वती की आराधना में हम, सरस्वती की साधना में हम, और सरस्वती की साधना आराधना में चतुराई काम नहीं आती है। इसमें केवल परिश्रम, केवल परिश्रम, केवल परिश्रम काम आता है। जितना परिश्रम करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, टीचर की बात मानोगे, उतने ही तनाव में कम रहोगे, बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है, और ये जो मैं आपको बार बार मैं सचेत करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, वो अनुभव के आधार पे ही करता हूँ। ज्ञान के प्यारे दोस्तों जो रूप है वो तो स्मृति लेवल तक है, लेकिन उससे बड़ा भी जो रूप है, जो सक्सेस दिलाता है, सफलता दिलाता है, वो है इंसान का अनुभव। इसीलिए आपके पास अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से आप ये तमाम गलतियां बार बार कर रहे हो। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।